नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। रेस्टोरेंट के एक कोने में कुर्सी पर बैठी हुई दिव्या किसी का इंतजार कर रही है। अपने सामने बैठे हुए लड़का लड़की के जोड़े को प्यार से बात करते हुए देख मन ही मन बहुत खुश होती है। अपनी घड़ी को देख उसे एक एक पल बरसों की तरह लग रहा है। तभी दिव्या की नज़र रेस्टोरेंट के दरवाजे से आ रहे कोट पैंट पहने लंबे से आदमी हेमंत पर पड़ती है, जो खड़ा होकर दिव्या को ढूंढ रहा है। जैसे ही हेमंत की नज़र दिव्या पर पड़ती है, वह उसकी तरफ आने लगता है। हेमंत को देखकर दिव्या अपने बालों को उंगलियों की मदद से धीरे से कान के पीछे कर लेती है। दिव्या का इंतजार खत्म हुआ, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। हेमंत दिव्या के नज़दीक आकर गुस्से में कहता है, अब क्या बाकी रह गया है? दिव्या के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और कहती है, मैंने बस कुछ ही पल मांगे हैं, थोड़ी देर प्यार से बात कर सकते हो? हेमंत कुर्सी पर बैठता है। दिव्या भी उसके सामने बैठकर कहती है, तो बताओ क्या चल रहा है? घर पर कैसे हैं सभी? हेमंत आंखें गोल घुमाते हुए उफ करके बोलता है, देखो, यह नाटक करना बंद करो। हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो गया है। अब हम ना तो लवर्स हैं और ना ही पति पत्नी। दिव्या कहती है, मैं जानती हूँ हमारा तलाक हो गया है, बस मैं आखिरी बार मिलना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बुलाया। मैं बस तुम्हारे लंदन जाने के पहले एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि तुम यहीं इसी शहर में रहो। हेमंत कहता है, फिर तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम मुझे हमेशा देख सकती हो, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा ट्रांसफ़र यहीं मुंबई में हो गया है। और हाँ, इससे पहले कि तुम मुझसे ज़्यादा उम्मीदें रखो, मैं बता दूं, अगले हफ्ते मेरी शादी है, तो भगवान के लिए मुझे परेशान करना बंद करो। शादी की बात सुनकर दिव्या बौखला जाती है। हेमंत उठकर जाने लगता है। कुर्सी पर से उठकर गुस्सा होकर दिव्या हेमंत का रास्ता रोक कर कहती है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। हेमंत तेज आवाज में कहता है, हाँ, सही सुना तुमने। तुम्हारे साथ तो मेरा भविष्य था ही नहीं, शायद कोई और हो जो मेरी जिंदगी संवार दे। दिव्या कहती है, तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और को तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। हेमंत कहता है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर हेमंत दिव्या के बगल से गुजरते हुए चला जाता। थोड़ा रुकने के बाद दिव्या आंसू पोंछकर दौड़ते हुए रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर पहुंचती है, जहां रात होने की वजह से मनहूसियत छाई है। दिव्या आसपास हेमंत को देखती है, मगर वह जा चुका है। दिव्या अंधेरे के बीच दौड़ते हुए आगे बढ़ती है। इस बीच दिव्या की नज़र काली परछाई पर पड़ती है, जो धीरे धीरे दिव्या की तरफ बढ़ती जा रही है। यह देखकर दिव्या बार बार पूछती है, मगर कोई जवाब नहीं देता। दिव्या अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करती है तो देखती है कि सामने घुंघराले बालों वाली लड़की खड़ी है, जिसे देखकर दिव्या चैन की सांस लेकर कहती है, तुम कौन हो? घुंघराले बालों वाली लड़की कहती है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वैसे मैं कामिनी हूँ, तुम्हें इस तरह देखा तो मैं भी डर गई। किसे ढूंढ रही हो तुम? दिव्या हेमंत के बारे में सोचकर कहती है, मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वह मुझे कभी नहीं मिल सकता। इतना कहकर दिव्या आगे बढ़ चलती है। दिव्या को यूं उदास देख कामनी कुछ सोचती है, फिर दौड़कर उसके पीछे से पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दिव्या यह सुनकर रुकती है और कहती है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, मुझे जानती तक नहीं और तुम मेरी मदद करोगी? कामनी सिर हिलाकर कहती है,
शायद तुम्हें विश्वास ना हो, मगर हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अपनी शक्तियों से। यह सुनकर दिव्या को थोड़ी हंसी आती है और फिर गुस्सा होकर कहती है, मेरा समय बर्बाद मत करो। फिर दिव्या सड़क पर आगे बढ़ती है। कामनी चिल्ला कर कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लौट आओ, तुम्हें वो सब मिलेगा जो चाहिए। दिव्या बहुत दूर चली जाती है। कामनी चिल्लाते हुए थक जाती है। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। वह पेट पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। कामनी को खांसी आना शुरू हो जाती है। उसे अजीब लगता है। कामनी की नाक से खून के साथ साथ इल्लियों के समान सफ़ेद कीड़े निकलने लगते हैं। यह देखकर उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वह खून की उल्टियाँ करने लगती है। थोड़ी देर बाद सब ठीक होता है। फिर कामनी मोबाइल निकालकर नीरज नाम के नंबर पर फ़ोन लगाती है और कहती है, तुम्हें नहीं मिली, मगर मैंने ढूंढ लिया, स्थानांतरित करने का समय आ गया है। कामनी तेजी से सड़क पर दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रही है। वह बहुत घबराई हुई है, बार बार पीछे मुड़कर देख रही है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। कामनी घर के नज़दीक पहुंच जाती है। वह घर के अंदर ना जाकर बाहर ही एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, जिसकी धड़कन बहुत तेजी से धड़क रही है। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सांसों की आवाज़ को कम करने की कोशिश कर रही है। पसीने में लथपथ कामनी चुपचाप दुबक कर खड़ी रहती है। तभी उसके सामने एक बिल्ली आती है। अंधेरी की वजह से उसकी आंखें चमक रही बिल्ली को देख कामनी थोड़ा सहम जाती है। कामनी बिल्ली को एक टक देख रही है। तभी बिल्ली जमीन पर गिर जाती है, जैसे वह मर गई हो। धीरे धीरे बिल्ली के पेट में हलचल होने लगती है, मानो कुछ निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसके अंदर से हड्डियां टूटने की आवाज आने लगती है। बिल्ली का पेट फट जाता है। खून बहकर कामनी के पैरों के पास आ जाता है। यह देख कामनी बहुत डर जाती है। इस बीच बिल्ली के पेट से लंबे सड़े हुए नाखून और जला हुआ काला हाथ निकलता है, जो खून से लथपथ है। बाकी का शरीर भी निकलने की कोशिश करने लगता है। यह सब हो इससे पहले ही कामनी तेजी से घर के अंदर दौड़ पड़ती है। घर के अंदर पहुंचकर कामनी जल्दी से अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। सब कुछ शांत हो जाता है, सिर्फ कामनी की धड़कनें ही सुनाई दे रही हैं। अचानक कामनी को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे मुड़ती है तो देखती है पीछे विशालकाय खून और मांस से लथपथ अंगार के समान लाल आंखें लिए हुए कोई खड़ा है। शायद वही जो बिल्ली के अंदर से निकला था, जो कामनी पर टूट पड़ता है। अगले दिन दिव्या हेमंत की शादी में पहुंच गई, जहां फेरे होने वाले हैं। हेमंत दिव्या को मेहमानों के बीच देख लेता है, जो हेमंत को गुस्से में घूरे जा रही है। हेमंत को यकीन है दिव्या गुस्से में आकर कुछ न कुछ जरूर करेगी, इसलिए हेमंत मंडप से उठकर दिव्या से अकेले में बात करने के लिए चला जाता है। दिव्या और हेमंत मंडप के पीछे मिलते हैं। दिव्या रोते हुए हेमंत से कहती है, प्लीज़ यह शादी मत करो, मेरे बारे में सोचो, हम फिर से शादी कर लेंगे। हेमंत गहरी सांस लेकर कहता है, क्या वह सब फिर से नहीं होगा जो पहले हुआ था? तुम भी नहीं बदली हो, मैं भी नहीं बदला हूँ। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने का जुनून सवार है, और यही चीज़ हमारे रिश्ते के लिए बहुत बुरी थी। काश तुमने शक की बजाय सब्र किया होता तो सब कुछ ठीक होता। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मन में यह शादी तोड़ने का विचार आ रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर मेहमान सारी सच्चाई जानता है, और तलाक के मुताबिक तुम्हारा यहाँ होना और बखेड़ा करना कानूनी अपराध होगा। शादी में पुलिस भी मौजूद है, इसलिए चली जाओ प्लीज़। इतना कहकर हेमंत मंडप में चला जाता है। दिव्या गुस्सा होकर रोते हुए यहाँ से चली तो जाती है और सुनसान जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ से गहरी खाई को देखकर आत्महत्या करने का मन बना लेती है। तभी पीछे से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी कामनी कहती है, काश तुमने आत्महत्या का नाटक मंडप के बीच किया होता तो वह शादी जरूर टूट जाती। कामनी की आवाज़ सुन दिव्या थोड़ा चौंक से जाती है।
उसे आवाज़ जानी पहचानी लगती है, इसलिए पीछे मुड़ती है और कहती है, तुम फिर से? कामनी की गर्दन पर कुछ नाखूनों के निशान हैं। कामनी कहती है, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम जो चाहो वो पा सकती हो, चाहे किसी की मौत ही क्यों ना हो। दिव्या इस बार गंभीरता से सोचकर कहती है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? कामनी कहती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो गुस्सा, बदला और नफरत की आग है, उसे मैंने भी महसूस किया है। दिव्या कामनी के पास आकर कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर मेरा नुकसान नहीं है तो मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। क्या है तुम्हारी शक्तियाँ? कामनी कहती है, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? दिव्या की नज़र शादी में चल रही आतिशबाजी पर पड़ती है और कहती है, मैं हेमंत की ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहती हूँ। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को तहस नहस करना चाहती हूँ। कामनी कहती है, ठीक है, तुम यह कर सकती हो श्राप की मदद से, फिर वही होगा जो तुम चाहती हो। दिव्या को इस बात पर हंसी आती है, मगर कामनी की गंभीरता को देखकर हंसी रोकते हुए कहती है, क्या सच में यह काम करेगा? कामनी दिव्या को एक कागज पर पता देकर कहती है, अपने सिर का बाल, थूक, तुम्हारी अंडरवियर का थोड़ा सा टुकड़ा और तुम्हारी चप्पल या जूते पर लगी हुई मिट्टी को लेकर इस पते पर आ जाना। यह सब सुनकर दिव्या को अजीब लगता है, मगर शाम को दिव्या कामनी के कहे मुताबिक उसके घर पहुंच जाती है। दिव्या को देख कामनी बहुत खुश होती है, उसका स्वागत करती है और घर के एक कमरे में अपने साथ लेकर जाती है। कामनी बहुत उत्सुक है, मगर दिव्या के लिए यह सब नया है, इसलिए वह डर रही है। कामनी दिव्या की तरफ हाथ बढ़ाती है। दिव्या उसके हाथ पर एक पॉलीथिन रखकर कहती है, अगर यह सब झूठ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। कामनी कहती है, सबूत तुम्हें अगले 5 मिनट में मिल जाएगा। तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की हो। फिर कामनी अलमारी में रखे एक छोटे से घड़े को निकालती है, जिसमें कामनी का कुछ खून, दूध और पानी भरा हुआ है। कामनी एक एक करके दिव्या के द्वारा लाई गई सभी चीजें उसमें डाल देती है। कामनी के गर्दन का घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दिव्या को सब कुछ अजीब लगने लगता है। फिर कामनी से कहती है, अब से उस हेमंत और उसकी दूसरी पत्नी की बर्बादी शुरू। 4 दिन बाद हेमंत कमरे में खिड़की के पास खड़ा हुआ दिव्या के बारे में सोचे जा रहा है। तभी हेमंत की पत्नी आकांक्षा उसके पास आकर कहती है, क्या अब भी अपनी पहली पत्नी को नहीं भूले हो? हेमंत का ध्यान आकांक्षा की तरफ होता है। कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, मगर मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी तेजी से कमरे का दरवाजा ठोकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर हेमंत चौंक जाता है। आकांक्षा कमरे का दरवाजा खोलती है। सामने हेमंत की माँ को देखकर आकांक्षा अपना पल्लू ठीक करती है। हेमंत की माँ कहती है, बेटा हेमंत, दिव्या की माँ आई है, शायद कुछ हुआ है, आकर तुम उनसे बात कर लो। हेमंत जल्दी से बाहर दरवाजे पर जा पहुंचता है, जहां दिव्या की माँ उर्मिला बेहाल खड़ी हुई है। हेमंत घबराते हुए कहता है, क्या हुआ माँ? उर्मिला हकलाते हुए कहती है, बेटा, दिव्या को कुछ हुआ है, अजीब हरकतें कर रही है। हेमंत अचरज में पढ़कर कहता है, क्या मतलब आपका? उर्मिला कहती है, तुम खुद चलकर देख लो। दिव्या अपने कमरे में लेटी हुई है। उसके कानों में पानी के टपकने की जैसी आवाज आ रही है। वह धीरे धीरे आंखें खोलती है तो देखती है कमरे की सीलिंग पर खून से सनी हुई बहुत सारी लाशें लटक रही हैं, जिनसे खून टपक रहा है। डर कर दिव्या कमरे से बाहर आती है तो देखती है हॉल में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, जिनके होठ धागों से सिले हुए हैं। होठों से खून बह रहा है। घुटनों पर रेंगते हुए बच्चे दिव्या के पैरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर चीखते हुए दिव्या घर के बाहर भागने लगती है। तभी दरवाजे पर हेमंत और दिव्या की माँ उर्मिला आ जाते हैं। उर्मिला और हेमंत को कुछ ही सेकंड के लिए वह बच्चे दिखते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। यह सब देखकर हेमंत का सर चकरा जाता है
और डरते हुए कहता है, वह सब क्या था? उर्मिला कहती है, मैंने इससे भी अजीब अजीब चीजें देखी हैं। दिव्या हेमंत के गले लगकर डरते हुए रोने लगती है। उर्मिला हेमंत के हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हमारी मदद कीजिए। हेमंत की बाहों में दिव्या खुद को सुरक्षित महसूस करती है। थोड़ी देर बाद डरी हुई दिव्या और हेमंत छत पर बैठे हुए हैं। उर्मिला चाय और नाश्ता ले आती है और कहती है, तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है। यह सुनकर दिव्या को अजीब लगता है। उर्मिला की बात पर हेमंत कहता है, वह सब छोड़िए, हमें अभी दिव्या पर ध्यान देना चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है वह सब था क्या और ये कैसे हो रहा था और अचानक गायब। यह सब कब से हो रहा है? उर्मिला कहती है, 4 दिन से, जब से यह रात को घर आई है। हेमंत दिव्या से पूछता है, कहाँ गई थी रात को? अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी जो कुछ हमारे बीच हुआ था उस वजह से मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। खैर छोड़ो, तुम बताओ कहाँ थी उस रात? दिव्या कहती है, उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़की मिली थी, कामनी नाम की। उसने मुझे मिलने को कहा तो उस रात मैं उसी के घर गई थी। उसने कुछ जादू मंत्र किया मेरी कुछ चीज़ों के साथ। उसके अगले दिन से ही यह सब हो रहा है। हेमंत अजरज में पढ़कर कहता है, तुम्हारी कौन सी चीज? दिव्या कहती है, मेरे सिर के बाल, मेरा थूक, मेरी सैंडल की मिट्टी और एक कपड़ा। हेमंत को यह सब अजीब लगता है। फिर पूछता है, तुमने उसे दिए ही क्यों? क्या चाहती थी? दिव्या झूठ कहती है, मैं बस तुम्हें पाना चाहती थी, इसलिए यह सब किया। उसने कहा ऐसा करने से तुम मेरे पास आ जाओगे। हेमंत को बहुत गुस्सा आता है। फिर कहता है, फिर से वही गलती। तुम जानती हो ना, हमारी शादी के बाद तुम दिन रात सिर्फ मुझसे ही चिपकी रहती थी। हर वक्त मेरे साथ। मेरी आज़ादी छीन ली थी तुमने। तुम्हारे पागलपन, तुम्हारे प्यार की वजह से मुझे घुटन होने लगी थी। तुम्हारी हरकत ही बेशरम होने लगी थी। इसी वजह से आज मैं किसी और के साथ हूँ। दिव्या कहती है, गलत क्या था इसमें? प्यार ही तो था मेरा। हेमंत कहता है, इसे प्यार नहीं, हवस कहते हैं। तुम्हारी हरकत के कारण मुझे मेरे ही घर वालों के सामने सिर झुकाकर चलना पड़ता था। शर्मिंदगी महसूस होती थी। हेमंत उठता है और कहता है, मुझे कुछ बात करनी है, मुझे उस कामनी का पता दो। हेमंत दिव्या को गुस्से में देखता है। रात के 8 बजे दिव्या और हेमंत कामनी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं दरवाजे पर ताला लगा है। यह देखकर हेमंत को गुस्सा आता है और कहता है, अब क्या करें? दिव्या कहती है, क्या हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए? इस पर हेमंत कहता है, पुलिस को क्या बताएंगे कि उसने जादू मंत्र किया है, इसलिए उसे गिरफ्तार करो। यह सब पागलपन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। दिव्या कहती है, हमें ताला तोड़ देना चाहिए, शायद अंदर कुछ मिल जाए। हेमंत सिर हिलाकर कहता है, चलो देखते हैं। तभी एक 19-20 साल का लड़का इसी घर की तरफ आ रहा है। हेमंत और दिव्या की नज़र उस पर पड़ती है। अचानक उस लड़के की नज़र भी इन दोनों पर पड़ती है। वह देखते ही भागने लगता है। यह देखकर हेमंत भी उसके पीछे चला जाता है। दिव्या चिल्लाते हुए कहती है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मगर हेमंत उस लड़के का पीछा करते हुए चला जाता है। दिव्या खुद को अकेला पाकर बेचैन और डरने लगती है। उसे अपने आसपास का अंधेरा डराने लगता है। धीरे धीरे दिव्या दरवाजे से सटकर बैठ जाती है। बार बार आंखें फेरते हुए अपने आसपास देखती है। अचानक से उसी दरवाजे को कोई अंदर से जोर जोर से खटखटाने लगता है। डर के मारे दिव्या दरवाजे से दूर हट जाती है। अगले ही पल ताला जमीन पर गिर जाता है। दिव्या और पीछे हट जाती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जिसका जबड़ा टूटा हुआ लटक रहा है और दोनों आंखों की जगह केवल छेद है जिनमें से खून बह रहा है। यह आदमी धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ रहा है। दिव्या दबे पांव धीरे धीरे पीछे बढ़ रही थी। इस बीच उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ता है जिसके टूटने की आवाज से उस आदमी का ध्यान दिव्या पर पड़ता है। दिव्या को लगता है अब वह उसे खा जाएगा
भागने के लिए दिव्या पीछे मुड़ती है तो देखती है सामने से हेमंत उस लड़के को अपने साथ ला रहा है। इस बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हेमंत दिव्या से कहता है, चलो हमारे साथ, यह नीरज है, यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। दिव्या गौर से देखने के बाद कहती है, मगर यह है कौन? कामनी किसी घर में अपने बैग में कपड़े जमा रही है। इसी बीच उसकी नजर एक काली किताब पर पड़ती है, जिसे देखकर कामनी खुद से कहती है, इसे तो मैंने कई बार मम्मा के पास देखा है। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। कामनी पूछती है, कौन है? बाहर से नीरज कहता है, मैं हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। कामिनी दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने नीरज के साथ साथ दिव्या और हेमंत भी है। इन्हें देखकर कामनी थोड़ा सहम जाती है। हेमंत दिव्या से पूछता है, क्या यह वही लड़की है? दिव्या कहती है, हाँ वो यही है। फिर दिव्या गुस्सा होकर कामनी से कहती है, तुमने मुझे क्या कर दिया है? मुझे डरावनी चीजें दिख रही हैं। कामनी कहती है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा शुरू में होगा, फिर वही होगा जो तुम्हें चाहिए था। हेमंत गुस्सा होकर कहता है, क्या चाहिए था इसे? कामिनी हेमंत को देखकर कहती है, तुम कौन हो वैसे? इतने में नीरज कहता है, कामिनी शांत हो जाओ, यह दोनों पति पत्नी है, मतलब उनका तलाक हो चुका है, इसलिए कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, बता दो इन्हें, वैसे भी अब तुम सुरक्षित हो। कामिनी कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। दिव्या और नीरज अंदर आते हैं, मगर कामिनी हेमंत को रोककर कहती है, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सब कुछ सुनने के बाद तुम अपनी पहली पत्नी का साथ छोड़ दोगे। हेमंत कहता है, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद तय कर लूंगा। इतना कहकर हेमंत घर के अंदर आ जाता है। सभी चारों बैठ जाते हैं। नीरज कहता है, वैसे मैं और कामनी कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। मैंने और कामनी ने मिलकर किसी इंसान की खोज शुरू की, जिसकी वजह से हम कामनी को बचा सके। हेमंत पूछता है, और तुम लोगों ने दिव्या को चुना, मगर किस चीज के लिए? और कामनी को किस चीज से बचा रहे थे? कामनी कहती है, श्राप से। वह सुनकर हेमंत और दिव्या बहुत डर जाते हैं। हेमंत कहता है, कैसा श्राप? कामनी कहती है, मुझे नहीं पता। हेमंत कहता है, क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? कामनी कहती है, हाँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ भी धोखा हुआ था। तुम्हें तो फिर भी किसी दूसरे ने दिया, मगर मुझे मेरी ही माँ ने धोखा दिया था। हेमंत कहता है, पहेलियां बुझाना बंद करो। तभी कामनी कहती है, यह श्राप जो पहले मेरी माँ पर था, फिर उन्होंने मुझे दे दिया था कि वह बच सके, और मैंने खुद को बचाने के लिए तुम्हें अपना मोहरा बनाया, और यह श्राप अब तुम पर है। दिव्या कहती है, एक मिनट, तुमने तो कहा था ऐसा करने से इनकी जिंदगी। आगे कहने से पहले दिव्या रुक जाती है। कामनी कहती है, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि ऐसा करने से तुम्हारे पति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मगर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने वाली थी। वह तुम थी जिस पर मुझे अपना श्राप स्थानांतरित करना था, और देखो हो गया। हेमंत दिव्या पर गुस्सा होकर कहता है, तो यह सब तुमने मेरे लिए किया था? बहुत अच्छा किया, अब देखो खुद ही का बुरा हो गया। तुम बहुत घटिया हो, मुझे पहले ही पता था। दिव्या बहुत दुखी हो जाती है। फिर कामनी से कहती है, क्या वह सब चीज जो मुझे दिखती हैं वह मुझे मार डालेंगे? कामनी कहती है, नहीं अभी नहीं, यह श्राप बहुत अलग तरीके से काम करता है। पहले 15 दिन तुम्हें डरावनी चीजें दिखेंगी जो अलग दुनिया की होंगी, फिर अगले 15 दिनों बाद तुम्हारे आसपास नरक से आया हुआ शैतान रहेगा जो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, मगर तुम्हें कुछ कर नहीं पाएगा। मगर जैसे ही 15 दिन और गुजरेंगे, वह पूरी तरह से तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करेगा, तुम्हें छू भी सकता है और मार भी सकता है, और अंत में 16वें दिन तुम्हें मार डालेगा। 45 दिन में सब कुछ खत्म तुम्हारा। हेमंत अपना सिर पकड़कर खड़ा होता है और दिव्या पर गुस्सा कर देता है, देखा तुमने यह चीज कितनी खतरनाक है। यह सब सुनने के बाद दिव्या बहुत डर जाती है। उसे अंदर ही अंदर डर सताने लगता है। नीरज कहता है, जो हो गया सो हो गया, तुम भी बच सकती हो,
कामनी की तरह। तभी हेमंत कहता है, यह श्राप किसी दूसरे पर स्थानांतरित करके, है ना? कामनी कहती है, सही कहा। अगर तुम्हें बचना है तो किसी भी औरत को चुनकर अपने श्राप को उसे पास कर सकती हो, और अगर नहीं किया तो तुम्हें वह नरक का शैतान मार डालेगा। हेमंत कहता है, तुम्हारी माँ को यह श्राप किसने स्थानांतरित किया था? कामनी कहती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जब मेरे साथ यह किया था तो मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। हेमंत को दिव्या की बहुत चिंता होने लगती है। थोड़ी देर बाद दिव्या और हेमंत दोनों घर की तरफ पैदल चले जा रहे हैं। काफी रात हो चुकी है। दिव्या उन बातों से बहुत डरी हुई थी। हेमंत कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम इससे छुटकारा पा लेंगे। दिव्या कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए यह सब किया था, मगर मैं चाहती हूँ तुम अब अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। हेमंत कहता है, देखो, भले ही हमारा तलाक हो गया हो, मगर मुझे अब भी तुम्हारी चिंता है और मैं इस मुसीबत से तुम्हें जरूर निकाल लूंगा। मैं इसकी जड़ तक पहुंच कर रहूंगा। आखिर यह कहाँ से शुरू हुआ था? दिव्या खुश होकर हेमंत की तरफ बढ़कर गले लगने की कोशिश करती है, मगर हेमंत पीछे हटकर कहता है, देखो, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, तुम कोई गलतफहमी मत रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूँगा। दिव्या उदास मन से कहती है, ठीक है, यह भी अच्छा है। खैर, अपनी पत्नी के बारे में बताओ ना। उधर कामनी अपने बेड पर बैठी हुई रो रही है। फिर उसके पास नीरज आता है और कहता है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। कामनी कहती है, मैं अब तक अपनी माँ से नफरत करती थी, मगर देखो, मैंने भी उन्हीं की तरह किया, अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान मुसीबत में डाल दी। नीरज कहता है, तुमने वही किया जो सही था, मगर तुम इस पाप से मुक्ति पा सकती हो। कामनी कहती है, कैसे? नीरज कहता है, हम दिव्या की मदद करेंगे, उसे बचाएंगे। कामिनी कहती है, सही कहा, मगर उससे पहले मैं बिना किसी खौफ के अपनी नींद पूरी करना चाहती हूँ। 3 दिन बाद हेमंत और आकांक्षा अपने रूम में सो रहे हैं। हेमंत के मोबाइल का वाइब्रेशन रात के सन्नाटे को तोड़ देता है। हेमंत नींद में ही फोन को कान के पास लगाकर ऊँघते हुए कहता है, कौन बोल रहा है? उधर से दिव्या घबराते हुए कहती है, वह नरक का शैतान आ गया है। इतना सुनते ही हेमंत की नींद टूट जाती है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आप सभी को इस कहानी का सीजन 2 चाहिए तो दोस्तों जल्द से जल्द इस वीडियो पर 1000 लाइक कर दो। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक आ जाएंगे, वैसे ही मैं इस कहानी का सीजन 2 अपलोड कर दूंगा। तो इस कहानी का सीजन 2 आप सभी को सुनने के लिए मिलेगा इसी चैनल पर, अनुराग की वाणी पर। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ अभी तक की कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल, और उस जंगल के बीचों बीच वो लाल रंग का बंगला। प्रीति और हरमन अपने हनीमून के लिए शिमला निकले। रास्ते में घूमते घूमते शाम हो गई। अभी वो शिमला से काफी दूर भी थे। जंगल का पहाड़ी रास्ता और अचानक से गाड़ी का खराब होना काफी था दोनों का मूड खराब करने को। हरमन ने बहुत कोशिश की गाड़ी ठीक करने की, लेकिन नहीं कर पाया। तभी वहां तेज बारिश होने लगी और हरमन प्रीत जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी अंदर से लॉक कर ली। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली चमक रही थी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। प्रीति की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसे घबराता हुआ देखकर हरमन उसे छेड़ता हुआ कहता है कि क्यों डर रही हो प्रीति? इतना अच्छा मौका बारिश में रोमांस करने का बार बार नहीं मिलता। ये कहकर वो प्रीति को गले लगा लेता है। तभी प्रीति को ऐसा लगता है जैसे उनकी गाड़ी के सामने से कोई लड़की निकल कर गई हो। प्रीति घबरा जाती है और कहती है, हरमन, यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। हरमन उसे कहता है, नहीं यार, तुम्हारा वहम होगा। इस जंगल में हमारे सिवा और कौन हो सकता है?
ये कहकर वो प्रीति को गले लगा लेता है। इस तरह उन्हें गाड़ी में बैठे बैठे शाम के 5 बजे से रात के 10 बज गए। फोन में सिग्नल ना होने की वजह से वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे कि तभी उन्हें दूर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। अब उनके मन में ये सोचकर उम्मीद जागी कि शायद यहाँ पास में ही कोई घर है। अब वो बारिश के हल्के होने का इंतजार करने लगे। अब रात के 11 बज चुके थे और बारिश थोड़ी कम भी हो गई थी। तो हरमन ने प्रीति से कहा, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं आसपास देख कर आता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। प्रीति डर के हरमन से चिपक गई और बोली, नहीं हरमन, आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। प्रीति तुम गाड़ी अंदर से बंद कर लो, मैं यूं गया और यूं आया, मुझे देखकर ही गाड़ी खोलना। ये कहकर हरमन गाड़ी से बाहर निकला और थोड़ी दूर तक चलता रहा। काफी दूर आने पर उसे एक गाड़ी दिखाई दी। अब हरमन में थोड़ी हिम्मत आई और वो आगे जाकर देखता है कि एक लड़का गाड़ी ठीक कर रहा है और एक लड़की डरी हुई गाड़ी में बैठी हुई है। हरमन सोचता है शायद ये पति पत्नी होंगी और हमारी तरह घूमने आए होंगे। हरमन उनके पास जाकर पूछता है, माफ कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप दोनों कौन हैं? वो लड़का मुस्कुराकर देखता है और कहता है, जी बिल्कुल जान सकते हैं, मैं गर्व और ये मेरी पत्नी निहारिका है। हम दोनों घूमने के लिए निकले थे, लेकिन खराब गाड़ी और खराब मौसम की वजह से यहाँ फंस गए हैं। तब हरमन भी उन्हें अपनी स्थिति बताता है जो उन चारों की एक जैसी ही है। अब गर्व और हरमन मिलकर उस दिशा में जाते हैं जहां से धुआं निकल रहा था। उसे देखते ही वो दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह, लगता है यहाँ कोई रहता है। उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है। वो दोनों वहां जाते हैं जहां पर उन्हें एक खूबसूरत सी लड़की मिलती है। वो लड़की बला की खूबसूरत और उसने लाल रंग का गाउन पहना हुआ है। वो दोनों उस लड़की को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हरमन उस लड़की को अपने बारे में बताता है और उससे पूछता है, क्या सिर्फ आज की रात के लिए हम चारों को आपके बंगले में जगह मिल सकती है? वो लड़की उन चारों को वहां रुकने के लिए आज्ञा दे देती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर आप चारों सिर्फ लाल रंग के कपड़े ही यहाँ पहनोगे तो ही आप रुक सकते हो। गर्व कहता है, मुझे मंजूर है, क्योंकि हमारी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए मेरी पत्नी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। मैं भी यहाँ आने से पहले अपने बैग में से लाल कुर्ता पहन लूंगा। ये कहकर गर्व वापस अपनी पत्नी निहारिका को लेने चला जाता है, लेकिन हरमन कहता है, हम दोनों में से कोई भी लाल कपड़े नहीं लेकर आया है। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें बहुत से लाल कपड़े मिलेंगे, आते ही पहन लेना। हरमन भी वापस चला जाता है प्रीति को लेने। वो वापस जाकर प्रीति को सारी बात बताता है। प्रीति कहती है, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा, ये लाल रंग का बंगला और वो लड़की जिसने ऐसी अजीब शर्त रखी है? हरमन जो पहले ही उस लड़की की तरफ आकर्षित हो चुका था, वो कहता है, इसमें अजीब क्या है, लाल कपड़े पहन लेने से कौन सा हमारी जान चली जाएगी? प्रीति हरमन को बीच में ही टोकते हुए कहती है, शुभ शुभ बोलिए आप। अब हरमन के ज्यादा जोर देने पर प्रीति भी थोड़ा जरूरी सामान निकालती है और उसके साथ चल पड़ती है लाल बंगले की ओर। वो चारों एक साथ ही लाल बंगले के बाहर पहुंच जाते हैं। अब वो लड़की चारों को अंदर ले जाती है। वहां वो चारों देखते हैं कि पूरे बंगले में लाल रंग ही किया हुआ है, यहाँ तक कि दरवाजे और छत भी लाल रंग के ही हैं। अब चारों को कमरे भी लाल रंग के ही मिलते हैं, जो बिल्कुल आमने सामने हैं। प्रीति और हरमन अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ लाल रंग का ही है। अब हरमन प्रीति से कहता है कि अपने और मेरे लिए कपड़े निकाल लो, जब तक मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम की ओर बढ़ता है। प्रीति अब लाल रंग के कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोलती है, जिसे देखकर वो चीखते हुए हरमन से चिपक जाती है। हरमन प्रीति से पूछता है, क्या हुआ जान, ऐसे क्यों चीख रही हो? प्रीति लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, वो कंकाल है हमारी अलमारी में। हरमन उसके साथ अलमारी के पास आता है तो देखता है कि वहां कोई कंकाल नहीं है। उस अलमारी में लाल रंग के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रखे हुए हैं। हरमन प्रीति से कहता है कि तुम्हारा वहम होगा, और ये कहकर उसमें से कपड़े निकालकर प्रीति को पहनने को देता है।
प्रीति और हरमन अलमारी में से लाल रंग के कपड़े निकाल लेते हैं। प्रीति अब अपना लाल रंग का गाउन लेकर बाथरूम में जाती है और जैसे ही पानी चलाती है तो वो पानी भी लाल रंग का आने लगता है। प्रीति फिर से चीखती हुई बाहर चली जाती है और हरमन के पूछने पर बताती है कि हरमन, पानी की जगह पर खून आ रहा है। उसकी बातों से हरमन हंसने लगता है और कहता है, क्या घर से कोई डरावनी फिल्म देखकर आई हो क्या? ये कहकर वो उसे बाथरूम में ले जाता है जहां वो प्रीति को पानी चलाकर दिखाता है। अब प्रीति और हरमन कपड़े बदलकर आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन हरमन के दिमाग में उसी लाल गाउन वाली लड़की का सुंदर सा चेहरा घूमने लगता है। पता नहीं कौन सा आकर्षण था उस चेहरे में कि वो चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहा था। अब वो प्रीति से कहता है कि मैं जरा बाहर का माहौल देख कर आता हूँ। प्रीति कहती है, रहने दीजिए, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, आप बाहर मत जाइए। लेकिन हरमन नहीं मानता और उठकर बाहर चला जाता है। वो प्रीति को दरवाजा अंदर से बंद करने को कहकर चला जाता है। बाहर वो एक बहुत लंबी सी लॉबी में चलता जाता है जिसके आसपास बहुत से कमरे हैं। बिजली चमक रही है और कमाल की बात यह है कि घने जंगल में जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, उस समय भी बंगले में बिजली है। इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। हरमन तो बस उस लड़की से मिलना चाहता है। तभी उसे लगता है जैसे पीछे से कोई उसका गला दबा रहा हो। उसका सांस घुटने लगता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब उसकी आंखें भी बंद होने लगती है कि तभी उसकी गर्दन दबाने वाले हाथ गायब हो जाते हैं। वो उठकर चारों तरफ देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। हरमन मन में सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा। ये सोचकर वो आगे की ओर बढ़ता है। तभी उसे बहुत मधुर पियानो की आवाज आने लगती है और वो उसी दिशा में बढ़ने लगता है। अब वो एक बड़े हॉल में आता है तो देखता है कि वही लाल रंग के गाउन वाली लड़की पियानो बजा रही है। हरमन उसकी धुन सुनकर होश खोने लगता है और ठीक उसके सामने एक सोफे पर बैठ जाता है। हरमन उसकी बजाई हुई इस धुन में खोता ही चला जाता है। तभी उस लड़की की नजर हरमन पर पड़ती है और वो उठकर उसके करीब आती है। ठीक हरमन के सामने टेबल पर 2 कांच के गिलास और रेड वाइन रखी हुई है। बिना हरमन की इच्छा जाने वो दोनों गिलासों में वाइन डालकर एक गिलास हरमन की ओर बढ़ाती है। हरमन लगातार उसकी आंखों में देखता हुआ वाइन पीता रहता है। फिर खामोशी को तोड़ते हुए उस लड़की से पूछता है, अगर इजाजत हो तो क्या मैं इस हुस्न की मलिका का नाम जान सकता हूँ? वो लड़की हरमन द्वारा उसका नाम इस अंदाज में पूछने से प्रभावित हो जाती है और अपना नाम सोफिया बताती है। हरमन उसकी गहरी नीली आंखों में खो जाता है और उसे देखता जाता है। अब सोफिया हरमन को कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? हरमन तो यही चाहता था कि किसी भी तरह से वो सोफिया के करीब आ सके। वो सोफिया की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आज की रात मेरे लिए कयामत की रात है। जो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मेरे साथ डांस करना चाहती है। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। सोफिया उसकी बात सुनकर बहुत मुस्कुराती है कि तभी हरमन कहता है, बहुत कातिल हंसी है तुम्हारी। सोफिया हरमन से कहती है, ध्यान रखिएगा कहीं आपका कत्ल ही ना हो जाए। हरमन भी बड़े शायराना अंदाज में जवाब देता है और कहता है, अब कत्ल का भी कोई गम नहीं होगा। ये कहकर वो सोफिया का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। सोफिया एक मदहोश सी करने वाली धुन चला लेती है और दोनों उस मीठी धुन पर डांस शुरू कर देते हैं। हरमन सोफिया के साथ डांस करने में इतना खो जाता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता है कि उसकी पत्नी प्रीति इस अजीब सी जगह में अकेली कमरे में है। एक खूबसूरत लड़की का नशा उसे उसके पति का धर्म को भुलवा चुका है। दूसरी ओर प्रीति अपने कमरे में अकेली लेटी हुई है और उसे बहुत डर लग रहा है। बाहर बिजली चमक रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रीति बिस्तर पर लेटे हुए बार बार करवटें बदल रही है। अब जब हरमन को गए हुए काफी देर हो जाती है तो प्रीति कमरे में ही टहलने लगती है। वो देखती है कि उसके कमरे की एक खिड़की से बंगले का सारा नजारा दिख रहा है।
वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी तेज बारिश में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वो हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर लॉबी में आती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उनके कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में गर्व और निहारिका ठहरे हैं। वो सोचती है कि क्यों ना उनकी मदद मांग ली जाए। ये सोचकर वो उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खुलता है। अब वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ बहुत से कमरे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। वो मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वो सबसे आखिर के कमरे तक पहुंच जाती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि पूरे बंगले में सिर्फ एक यही कमरा है जो लाल रंग का नहीं है। वो उस कमरे का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जाम है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद ही वो दरवाजा खुलता है। उस कमरे में प्रीति जैसे ही प्रवेश करती है कि सामने उसी लड़की की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है जिसने इन चारों को लाल बंगले में पनाह दी थी। उस तस्वीर पर एक बड़ा सा हार भी चढ़ा हुआ है। अब प्रीति समझ जाती है कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं बल्कि कोई भटकती हुई प्रेत आत्मा है। वो डर की वजह से कांपने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। रोते हुए उसकी नजर एक और दरवाजे पर जाती है जो उसी कमरे से होकर जा रहा है। अब प्रीति उस दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। पहले तो वो वापस आने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद यहीं कुछ सुराग मिल जाए जो उसे उसके हरमन तक पहुंचा दे। ये सोचकर वो उन अंधेरी सीढ़ियों पे चल पड़ती है। दूसरी ओर हरमन सोफिया के साथ डांस करने में पूरी तरह से व्यस्त है, यहाँ तक कि वो प्रीति को भी पूरी तरह से भूल चुका है। अब दोनों थक कर दोबारा से सोफे पर बैठ जाते हैं और सोफिया फिर से अपने और हरमन के लिए रेड वाइन लेकर आती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पीने लगते हैं। अब सोफिया खड़ी होकर कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। ये कहकर जैसे ही वो जाने लगती है, हरमन उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हरमन उसका हाथ पकड़कर कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन। सोफिया उसे कातिल सी मुस्कान के साथ देखती है और कहती है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। हरमन भी उठकर उसके साथ चल देता है। तभी सोफिया रुक जाती है और हरमन से पूछती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हरमन भी बहुत शायराना अंदाज में जवाब देता है, कौन सी पत्नी? तुम जैसी हुस्न की मलिका पे ऐसी हजारों पत्नियां कुर्बान। ये कहकर वो सोफिया के साथ हाथों में हाथ डाले उसके कमरे की ओर चल पड़ता है। दूसरी ओर प्रीति अपने पति की खातिर उस भयानक और अंधेरी खतरनाक सीढ़ियों पर चलते हुए नीचे के एक तहखाने में पहुंच जाती है। वहां प्रीति देखती है कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई एक किताब पढ़ रही है और उसके गले में क्रॉस भी है। प्रीति हिम्मत करके उस औरत के पास जाती है और कहती है, मैडम क्या आप मुझे सुन रही हैं? और वो प्रीति की ओर देखती है और कहती है, आज तुम आई हो? प्रीति हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब आपका? यही कि हर रात यहाँ किसी न किसी की बदनसीबी पत्नी मेरे पास आती ही रहती है। वो औरत प्रीति को जवाब देती है। प्रीति उसकी बातों से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, देखिए, एक तो जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे पति नहीं मिल रहे, दूसरा आप मुझे उल्टी सीधी बातों से डरा रही हैं। मुझे आप ये बताइए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं मेरे पति को ढूंढने में? ये कहकर प्रीति उसे अब तक की सारी बातें बताती है। अब वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अब प्रीति उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे बताइए कि वो लड़की कौन है, क्या कहानी है इस लाल रंग की। अब वो बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है, तुम जिद करती हो तो मैं बताती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारे पति को कोई नहीं बचा पाएगा। वो लड़की जिसने तुम्हें
इस मनहूस लाल बंगले में रुकने की इजाज़त दी वो कोई और नहीं, मेरी बेटी सोफिया की आत्मा है, जो सालों से हर रात ये सब कर रही है। अब प्रीति कहती है, आप मुझे सारी बात बताइए, चाहे मुझे अपनी ही बलि क्यों ना देनी हो, लेकिन मैं मेरे हरमन को कुछ नहीं होने दूंगी। वो बूढ़ी औरत कहती है, तो सुनो लड़की। वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैं और मेरी बेटी सोफिया इस पूरी दुनिया में एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे, लेकिन ऊपर वाले को ये भी मंजूर नहीं था। सोफिया को पेंटिंग का बहुत शौक था और रंगों में सबसे ज़्यादा उसे लाल रंग ही पसंद था। उसकी ज़्यादातर पेंटिंग में लाल रंग ही होता। इस घर में जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं वो सब सोफिया की ही बनाई हुई हैं। एक बार मैं किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर गई हुई थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से मैं शाम तक वापस ना आ सकी। पहली बार ऐसा हुआ जब सोफिया घर में अकेली थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी और सोफिया उस रात बिल्कुल अकेली थी इस बंगले में। उस रात उसने लाल रंग का लंबा सा गाउन पहना हुआ था। उस लाल रंग के गाउन में वो गजब की सुंदर लग रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सुंदरता ही आज उसकी दुश्मन बन जाएगी। वो मुझसे फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उसे बोला इतनी रात को दरवाजा ना खोले, लेकिन वो नहीं मानी। बोली, दादी हो सकता है कोई मुसीबत में हूँ। सोफिया दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने एक सुंदर सा लड़का खड़ा है और वो उससे रात को वहां रुकने के लिए कमरा मांगता है। सोफिया भी उस लड़के पर तरस खाकर उसे रात के लिए अपने बंगले में पनाह दे देती है। मुझसे बात करके वो फोन रख देती है और उस लड़के को कमरा दिखाती है। उसके बाद वो हॉल में आकर म्यूजिक लगा लेती है और सुनते सुनते साथ में पेंटिंग करने लगती है। अब वो लड़का अपने कमरे से बाहर आता है और सोफिया से बातें करने लगता है। वो सोफिया से कहता है, आप पर ये लाल रंग बहुत जचता है। सोफिया उसे धन्यवाद करती है और पेंटिंग बनाने लग जाती है। वो लड़का उसे लगातार देखता रहता है। अब सोफिया से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ लेती है, आप ऐसे मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं? जब सामने लाल परी हो तो नजर कैसे हटाऊं? मुझे लगता है कि ये लाल रंग आपके लिए ही बना है। सोफिया भी उसकी दिखावटी बातों से प्रभावित होने लगती है और कहती है, आज के बाद मैं लाल रंग ही पहनूंगी हमेशा तुम्हारे लिए। इस तरह सोफिया और वो लड़का जिसने अपना नाम विक्रम बताया था बातों में लग जाते हैं और बातें करते करते दोनों वाइन भी पीते हैं और एक दूसरे की पनाह में सो जाते हैं। सुबह जब सोफिया सोकर उठती है तो विक्रम उसे कहीं नहीं मिलता और अब उसे विक्रम का लिखा हुआ एक खत मिलता है जिसमें वो लिखता है, मेरी प्यारी सोफिया, मैं विक्रम कल रात तुम्हारी सुंदरता देखकर ऐसा बहका कि ये भी भूल गया कि मैं शादीशुदा हूँ। उस लाल गाउन में तुम क्या कयामत ढा रही थी तो मैं बेचारा क्या करता, लेकिन जब सुबह होश आया तो अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तुमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास। तुम भी मुझे भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना, लेकिन एक बात जो दिल से कहना चाहूंगा कि लाल रंग में क्या कयामत ढाती हो तुम, हो सके तो मुझे माफ करना। तुम्हारा गुनहगार विक्रम। सोफिया को यह खत पढ़कर ऐसा सदमा लगा कि उसने मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया। अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जब से उसकी आत्मा हर उस शादीशुदा लड़के से बदला लेती है जो अपनी पत्नी को धोखा देकर उसके करीब आता है। आज उसने अपने जादू से पूरा घर लाल रंग का कर दिया है, लेकिन सिर्फ मेरे कमरे को छोड़कर वो जानबूझकर सभी मुसाफिरों को लाल रंग पहनाती है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही लाल रंग में समाई है। या यूं कहिए कि जहां तक लाल रंग है वहां तक उसकी शक्तियां अपार हैं। अब प्रीति घबराकर पूछती है, तो क्या आज हरमन जी उसका शिकार होंगे? हाँ, अगर वो तुझे भूल गया तो वो सिर्फ बेवफा को ही शिकार बनाती है, और अगर तुझे अपने पति को बचाना है तो उसे सोफिया के करीब जाने से रोक और उसे इस लाल रंग की दुनिया से बाहर लेकर जाओ। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि सोफिया हरमन जी को कहाँ लेकर गई है। सोफिया की दादी कहती हैं कि मैं जानती हूँ हरमन इस समय कहाँ होगा। प्रीति पूछती है, मुझे बताइए कहाँ होगा वो? अगर उसने आज तेरे साथ बेवफाई की तो
वो जरूर सोफिया के कमरे में होगा, और अगर वो सोफिया के साथ उसके कमरे में जा चुका है तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा फिर। नहीं, मुझे आप सोफिया का कमरा बताइए, मैं अभी जाऊंगी वहां, प्रीति कहती है और उस बूढ़ी औरत के साथ चल पड़ती है। दूसरी ओर हरमन और सोफिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से चढ़कर सोफिया के कमरे की ओर जा रहे हैं। अब दोनों सोफिया के कमरे में पहुंच जाते हैं। हरमन सोफिया का कमरा देखता है जो बहुत ही विशाल है, जहां बहुत सुंदर गोला आकार में पलंग है जिस पर लाल रंग की रेशमी चादर बिछी हुई है। चारों ओर लाल पर्दे हैं और कमरे की हर चीज बहुत व्यवस्थित है। सोफिया उसे अपने साथ लाकर पलंग पर बिठाती है और खुद भी उसके करीब बैठ जाती है। अब शायद सोफिया उसे आखिरी मौका देना चाहती थी। वो हरमन से पूछती है, तुम्हें अपनी पत्नी की याद नहीं आ रही? हरमन भी उसे जवाब देता है, नहीं जाने मन, जब तुम्हारे साथ आ ही गया हूं तो कोई और क्यों याद आएगी। उधर प्रीति उस तहखाने से बाहर निकलकर उस बूढ़ी औरत के साथ दौड़ती हुई आ रही थी। वो दौड़ती हुई पूरी लॉबी पार कर जाती है और एक बड़े से हॉल में आ जाती है। वहां पर वो चारों ओर देखती है कि आसपास कोई नहीं है। अब वो बूढ़ी औरत सोफिया की दादी कहती है, लगता है कि तेरा पति अब सोफिया के साथ जा चुका है। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। प्रीति खुद को ही हौसला दे रही थी। दूसरी ओर हरमन सोफिया के आकर्षण में खोकर हर हद पार कर चुका था। अब दोनों एक साथ पलंग पर लेटे हुए थे कि सोफिया उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। आधी अधूरी नींद में हरमन की अचानक से नजर सोफिया के पैरों की ओर जाती है। वो देखता है कि उसके पैर उल्टे हो चुके हैं। हरमन ये देखकर पलंग से खड़ा हो जाता है और डर से दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सोफिया को लेकर वासना उसके और प्रीति के पवित्र रिश्ते पर भारी पड़ चुकी थी। दरवाजे पर भी उसे सोफिया ही खड़ी दिखती है। वो जिस दिशा में जाता है उसे सोफिया ही नजर आती है। अब सोफिया की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी हैं और चेहरा बहुत भयानक हो चुका है। वो हरमन को गर्दन से पकड़कर कहती है, विक्रम, तूने क्या सोचा कि इस बार भी रात मेरे साथ काटेगा और सुबह होते ही अपनी पत्नी के साथ चला जाएगा? कौन विक्रम? मैं विक्रम नहीं, हरमन हूं। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हरमन उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था। तभी प्रीति दरवाजे पर पहुंच जाती है और जोर जोर से खड़काने लगती है, खोलो सोफिया, माफ कर दो मेरे पति को। लेकिन सोफिया की नजरों में बेवफाई की एक ही सजा है और वो है मौत। सोफिया हरमन को गर्दन से पकड़ लेती है और कहती है, तूने बेवफाई की है मेरे साथ भी और अपनी पत्नी के साथ भी, तो ले अब सजा भुगत। ये कहकर वो नाखूनों से छाती पर वार करती है, जिससे उसकी छाती से खून बहने लगता है। हरमन तड़प कर वहीं गिर जाता है। अब सोफिया उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़ी हो जाती है और उसे बेरहमी से मार देती है। अब सब शांत हो चुका है और सुबह के 4 भी बज चुके हैं। सुबह होते ही सोफिया गायब हो चुकी है। प्रीति कमरे में आती है और हरमन को देखकर चीखने लगती है। उसकी चीखों की आवाजें सुनकर गर्व और निहारिका भी बाहर आ जाते हैं। अब प्रीति सोफिया की दादी से पूछती है, सोफिया ने सिर्फ हरमन को ही क्यों मारा? ये दोनों भी तो यहाँ थे, तो गर्व के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ था और हरमन तुम्हें छोड़कर सोफिया के साथ। इस लाल बंगले में बेवफाई करने वालों को एक ही सजा मिलती है और वो है मौत। प्रीति वहीं हरमन का सिर गोद में रखकर बैठ जाती है और बैठी हुई उसकी आंखें भी सदा के लिए बंद हो जाती हैं उस लाल रंग के बंगले में। गर्व और निहारिका दोनों वापस चले जाते हैं क्योंकि सोफिया सिर्फ बेवफा को ही सजा देती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।